हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ये हम आपसे आशा उम्मीद रखते होंगे। साथ में आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, इसी वीडियो की आज बात करते हैं किसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मानव का नर जनन तंत्र। तो मानव के अंदर नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कौन कौन से अंग हैं जो क्या कार्य करते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानव नर जनन तंत्र का जो डायग्राम बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, उसको विशेष तौर पर देखेंगे और उसके विभिन्न अंगों को पहचानेंगे। फिर उसके विभिन्न अंगों के कार्य के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज दोस्तों सभी देखिएगा। जो हम सबसे पहले इस मानव नर जनन तंत्र को देखते हैं तो उसके अंदर आपको जो ये वाली संरचना दिख रही है, एक पाइप जैसी, इस संरचना के अंदर इस पूरी संरचना को बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं रे? सीसन बोलते हैं। सीसन के अंदर जो आपको एक पतली सी नली दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं रे? मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी एक ऐसी नली होती है जो शुक्राणुओं के बीच, शुक्राणुओं और साथ में क्या रे, मूत्र, दोनों का मार्ग क्या होता है रे? समान होता है। तो मूत्रवाहिनी से ही शुक्राणु भी आते हैं, मूत्रवाहिनी से मूत्र भी आता है। साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ये वाली ग्रंथि दिखती है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो इस मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। कहाँ होती है? मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है। तो ये भी याद रखना, ये मूत्र मार्ग की इधर साइड में, इस साइड, दोनों ओर स्थित होती है। साथ में जो ये वाला भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं मूत्राशय। इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। जहाँ पर हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमने बात की थी, जिसके अंदर हमारे जहाँ भी मूत्र का निर्माण हो रहा है वो सारा कहाँ पर इकट्ठा होकर है? मूत्राशय के अंदर आके इकट्ठा होता है। जो ये दिख रही है ना, ये नली होती है जो यहाँ से मूत्र लेके आती है, इसका नाम मूत्रवाहिनी। साथ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ये छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है आपको, इसमें इस संरचना को बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय। साथ में अगर इस बात करें, इस ग्रंथि का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, इसका नाम है शुक्राशय ग्रंथि। साथ में अगर हम बात करें तो मानव और नर जनन तंत्र की सबसे मुख्य रूप से संरचना, तो उसका नाम है वृषण। क्या है रे? वृषण। तो ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं वृषण। ये वृषण कैसे होते हैं रे? अंडाकार होते हैं। कैसे होते हैं रे? अंडाकार वृषण होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। कितने होते हैं रे? एक जोड़ी होते हैं। और संख्या में कितने हो गए? दो हो गए। एक जोड़ी कितने होते हैं? दो। और जो जहां पर स्थित होते हैं उस संरचना का नाम है वृषण कोश। तो जिस संरचना के अंदर एक थैली नुमा संरचना होती है उसका नाम है क्या रे? वृषण कोश। हाँ, तो ये वृषण कोश कैसी संरचना है रे? एक थैली नुमा संरचना है, उसके अंदर स्थित होते हैं कौन रे? वृषण। ठीक है ना। फिर वृषण के अंदर क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है और शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वो शुक्राणु या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो शुक्राणु किस नली के माध्यम से आगे यहाँ तक पहुंचेगा तो उसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। इस नली को हम क्या बोलते हैं? जहां से ये शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है, जिस नली में वो डालेंगे उस नली का नाम क्या है? शुक्रवाहिनी। आई समझ में दोस्तों? तो यहाँ पर हमने विभिन्न अंगों के बारे में जानने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मानव का नर जनन तंत्र के अंदर, तो नर जनन तंत्र कहते हैं किसे? तो हम सबसे पहले बात करेंगे नर जनन तंत्र। तो दोस्तों नर जनन तंत्र किसे कहते हैं? तो हम देखते हैं कि नर जनन तंत्र के अंदर जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले स्थान, तो हम देखते हैं कि वृषण कोश में जो वृषण है वो क्या करते हैं? जनन कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन करने वाले अंग तथा इन जनन कोशिकाओं को निषेचन तक स्थान तक पहुंचाने के लिए जितने अंग सम्मिलित हैं उन सभी को एक साथ बोलते हैं मानव नर जनन तंत्र। तो आप सभी को पता है यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है? जो नर के अंदर जनन कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु। वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यही जनन कोशिकाएं किसके अंदर है? नर के अंदर। तो जनन
नर जनन कोशिकाओं के उत्पादन के स्थान से लेकर उसको निषेचन वाले स्थान तक पहुंचाने के वाले सारे अंगों को एक साथ मानव नर जनन तंत्र कहते हैं। तो इसके अंदर ये शुक्रवाहिनी है, ये जितनी भी ग्रंथियां हैं, साथ में शीशन है, और जहाँ से योनि मार्ग में या गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब तक जहाँ सारे अंग सम्मिलित वहां तक पहुंचता है, तो इसके अंदर जितने भी ये सिस्टम सारे अंगों को एक साथ क्या बोल सकते हैं, मानव नर जनन तंत्र। तो हम बोलेंगे यहाँ पर नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, जनन मानव में दोनों आ जाएंगे, जनन कोशिका के उत्पादन स्थान से लेकर उसके किसके, जनन कोशिका, उसके किस कह रहे, जनन कोशिका, जनन कोशिका के निषेचन स्थान तक पहुंचाने में सम्मिलित सभी अंगों को नर जनन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जनन कोशिकाओं का उत्पादन स्थान से लेकर जहां पर इन जनन कोशिकाओं का निषेचन होता है उस स्थान तक पहुंचाने में जितने अंग साथ में है, सम्मिलित हैं, उन सभी को एक साथ बोलते हैं नर जनन तंत्र। तो जनन कोशिका के उत्पादन स्थान से लेकर कहां से, वर्षण कोश से, यहां से लेकर उसके जनन कोशिका के निषेचन स्थान जहां पर मादा के अंदर जो अंग होता है, जहां पर निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वहां तक पहुंचाने में सम्मिलित सभी अंगों को क्या बोलते हैं, नर जनन तंत्र कहते हैं। तो हम सबसे पहले एक एक अंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो थैली दिख रही है ये मनुष्य के शरीर से बाहर होती है। कहाँ होती है, मनुष्य के शरीर से बाहर। तो ये भी ध्यान रखना, जो वर्षण कोश है, मैं यहाँ पर एक एक शब्द को लिख रहा हूँ, आपको साथ में समझा पा रहा हूँ। वर्षण कोश की बात करें, ये वर्षण कोश, तो वर्षण कोश की बात करें तो ये मानव के उदर से बाहर होता है, नर के उदर, उदरी पेट से बाहर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, बाहर स्थित होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ये मानव के पेट से बाहर स्थित होते हैं वर्षण कोश, क्योंकि मानव के शरीर का तापमान अधिक होता है, अतः वर्षण के अंदर जो शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है उसको उत्पादन करने के लिए उसके मानव के तापमान से कम तापमान उसको चाहिए, इसलिए वो उसके शरीर से कहाँ स्थित होते हैं, बाहर। तो आप यहाँ देखोगे नर जनन तंत्र उदर से बाहर होते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का उत्पादन मानव शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है। आई समझ में? तो मानव के शरीर से तापमान कम होगा तभी उन वर्षण के अंदर शुक्राणु क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। अगर अधिक तापमान होगा तो शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वो मानव के शरीर से कहाँ पाया जाता है, वर्षण कोश कहाँ पाया जाता है, शरीर से बाहर वर्षण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वर्षण कोश के अंदर जो वर्षण होते हैं, वर्षण कितने होते हैं, तो वर्षण यहाँ पर लिखा है कितने होते हैं, एक जोड़ी, यानी संख्या में कितने हो जाएंगे, ये संख्या में हो जाएंगे कितने रे, 2। फिर हमने बात किया कि वर्षण के अंदर जो वर्षण है, वर्षण कोश में जो वर्षण है वो क्या करता है, तो वर्षण कोश का कार्य क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो वर्षण कोश क्या करेगा, शुक्राणुओं का निर्माण करेगा। क्या करेगा, शुक्राणुओं का निर्माण, साथ में क्या करेगा रे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी उत्पादन करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन, ये किसका कार्य है रे, ये कार्य वर्षण का कार्य है। तो हमने अभी यहाँ देख लिया कि वर्षण के कार्य क्या है, वर्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, साथ में शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और वर्षण कोश मानव के शरीर से कहाँ पाया जाता है, बाहर पाया जाता है, क्योंकि वर्षण कोश में शुक्राणुओं का अगर उत्पादन करना है तो मानव के शरीर से उसको क्या चाहिए, कम तापमान चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि सर्दियों के अंदर जो ये वर्षण कोश है, कब, सर्दी में, तो सर्दी में वर्षण कोश संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संकुचित। वे गर्मी में क्या हो जाता है रे, शीतलित हो जाता है। क्या हो जाता है, या फैल जाता है,
फैल जाता है। सर्दी में अधिक सर्दी पड़ने से तापमान ज़्यादा कम हो जाता है, तो उसको क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, इसलिए वो शरीर से फैल के चिपक जाता है शरीर से, ताकि उसको क्या मिले, गर्मी। और गर्मी में ज़्यादा गर्मी होती है तो उसको शरीर से ज़्यादा गर्मी मिलेगी, इसलिए वो दूर हो जाता है, फैल जाता है। अब यहाँ से जैसे ही शुक्राणु का उत्पादन होगा तो ये शुक्राणु कहाँ जाएंगे रे, शुक्रवाहिनी में। तो शुक्रवाहिनी में क्या चलते हैं रे, शुक्राणु चलते हैं। शुक्रवाहिनी में क्या चलते हैं, शुक्राणु। तो शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं का वहन करती है। हम यहाँ बात करते हैं शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी क्या करती है, शुक्राणुओं का परिवहन, शुक्राणुओं का परिवहन करती हैं, ठीक है ना। तो शुक्रवाहिनी क्या करती है, अब आपको पूछ लिया जाए कि वृषण कोष में उत्पादन शुक्राणु का स्खलन कहाँ पर होता है या कहाँ पर उसको डाला जाता है, शुक्रवाहिनी में डाला जाता है। और ये शुक्रवाहिनी यहाँ से होती हुई कहाँ जाती है रे, यहाँ पर स्थित जो मूत्रवाहिनी से जुड़ जाती है। और ये मूत्रवाहिनी एक ऐसा मार्ग है जो क्या करती है, शुक्राणुओं का भी परिवहन करती है और मूत्र का भी परिवहन करती है, इसलिए इसको उभय मार्ग बोलते हैं। क्या बोल, शुक्रवाहिनी को उभय मार्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों का भी परिवहन करती है, शुक्राणु को भी लेके जाती हैं और साथ में मूत्र को भी लेके जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे ये नली आएगी तो यहाँ पर कौन सी ग्रंथि दिख रही है आपको, ये ग्रंथि दिख रही है ना आपको, शुक्राशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दिख रही है, शुक्राशय। फिर आपको यहाँ पर कौन सी ग्रंथि दिख रही है, प्रोस्टेरेट ग्रंथि। तो हम बात करते हैं शुक्राशय ग्रंथि के बारे में। तो जैसे ही शुक्राणु यहाँ से गति करते हुए इस शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ जाएंगे, शुक्राशय के पास में। तो शुक्राशय के क्या कार्य हम देखते हैं। तो शुक्राशय के देखो, पहली बात तो शुक्राशय क्या है, शुक्र द्रव निकालता है। कौन सा, एक शुक्र द्रव का उत्पादन करता है। और ये शुक्र द्रव क्या करता है, शुक्राणु को एकत्रित या शुक्राणु को लंबे समय तक जीवित रखने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करता है, तो इस शुक्र द्रव का कार्य क्या है ये हम देखते हैं। शुक्र द्रव का कार्य क्या है, तो हम यह देखेंगे कि यह शुक्राणुओं को लंबे समय तक जीवित रखता है। क्या रखता है, जीवित रखता है। साथ में क्या करता है, ये इसको पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है, आई समझ में। और साथ में शुक्राणु को गति में भी सहायता करता है। गति में सहायता करता है। तो आई समझ में। तो शुक्राशय से एक पदार्थ निकलता है, द्रव रिलीज होता है, जिसका नाम है शुक्र द्रव। और वो शुक्र द्रव क्या करता है, एक तो शुक्राणु को लंबे समय तक जीवित रखने का कार्य करता है, और साथ में ये भी लिखना है शुक्राणु को क्या करता है, स्टोर एकत्रित करने का भी कार्य करता है। तो शुक्राशय के इतने कार्य हो गए। शुक्राशय क्या कार्य हो गए, शुक्राणु को लंबे समय तक जीवित रखना और शुक्राणु को एकत्रित रखना और शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। शुक्राणु क्या है, गति करने के लिए लगातार चाहिए, क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा कौन देता है, ये शुक्र द्रव देता है। और शुक्राणु को गति में क्या करता है, सहायता करता है। अब यहाँ से जैसे शुक्राणु यहाँ से रिलीज होते हुए शुक्राशय से होते हुए आगे जाएंगे, तो आगे कौन सी ग्रंथि आ गई यहाँ पर, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो हम प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में भी बात कर लेते हैं। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, तो हम यहां से ध्यान देखना, प्रोस्टेट ग्रंथि से एक द्रव रिलीज होता है जो किस प्रकृति का होता है, सारे प्रकृति का होता है। तो यहां लिखेंगे, यहां से एक सार्य प्रकृति का पदार्थ निकलता है। कैसा निकलता है, सारे प्रकृति का एक पदार्थ
निकलता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही यहाँ से एक सारी प्रकृति का पदार्थ इस नली में निकलेगा तो यहाँ से पहला क्या निकला होता है, मूत्र निकलता रहता है। तो ये मार्ग कैसा अम्लीय हो जाता है, कैसा हो जाता है, अम्लीय। तो इस मार्ग को वापस सार्य बनाना पड़ना है। क्या बनाना पड़ता है, सार्य, ताकि शुक्राणु गतिशील रहे और सक्रिय रहे। शुक्राणु गतिशील रहे और कैसे रहे, सक्रिय रहे। तो इसलिए प्रोटेस्ट ग्रंथि से एक सार्य पदार्थ निकलता है जो इस अम्लीय मार्ग को क्या कर देता है, वापस सार्य में बदलता है। तो यहाँ से एक सार्य प्रकृति का पदार्थ निकलता है जो क्या कार्य करता है, जो मूत्र वाहिनी को अम्लीय से सार्य में बदलता है। सार्य में बदलने से क्या होगा रे, सार्य में बदलता है तो ताकि शुक्राणु क्या कर सके रे, शुक्राणु सक्रिय हो जाए। शुक्राणु क्या हो जाए, सक्रिय हो जाए तथा आसानी से गति कर सकें। तो ये भी पता हो गया है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है, यहाँ से एक सारी प्रकृति का एक पदार्थ रिलीज होता है जो इस मूत्र मार्ग को जो पहले अम्लीय होता है उसको क्या बदल देता है, सारी में, ताकि यहाँ से शुक्राणु आसानी से गति कर सकें और सक्रिय रूप से गति कर सकें। ये साथ में चिकना पदार्थ होता है ताकि उसमें से आसानी से तैरता हुआ शुक्राणु क्या कर सके, गति कर सके। और मार्ग को चिकना कर देता है ताकि शुक्राणु भी क्या आसानी से गति कर सके। जैसे ही इस मार्ग से शुक्राणु आगे आएंगे तो ये किस मूत्र वाहिनी से होते हुए शुक्राणु सीधे मादा के अंदर योनि मार्ग में स्खलित कर दिए जाएंगे और वहां से योनि से ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में। वहां पर अंडा आएगा जिससे दोनों के मिलने से निषेचन होगा और जिससे जो जाइगोट बनेगी जो एक नए जीव को निर्माण करेगी, जो हम पढ़ेंगे मानव के अंदर मादा जनन तंत्र उसके अंदर। तो सभी दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देखिएगा, यहाँ पर हमने किस किस चीजों की बात की, एक साथ 1 मिनट के अंदर पूरे चित्र को और पूरे तंत्र को एक साथ समझना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस तंत्र की बात करें तो इसके अंदर जो ये थैलीनुमा संरचना दिख रही है इसका नाम है वर्ण कोश। वर्ण कोश सर्दी के अंदर क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, ऊपर जो उधर से चिपक जाता है, उधर से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और गर्मियों के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्यों भाई, क्योंकि सर्दियों के अंदर सर्दी तापमान ज्यादा कम हो जाता है, ज्यादा कम उसको नहीं चाहिए, इसलिए उसको गर्मी चाहिए, तो वो शरीर से चिपक जाता है ताकि शरीर से उसको क्या मिल सके, गर्मी मिल सके। और गर्मियों के अंदर ज्यादा गर्मी होती है, शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, वो ज्यादा गर्म होता है, इसलिए उसको क्या है, तापमान कम चाहिए, तो वो उधर से क्या हो जाता है, नीचे फैल जाता है। और ये वर्ण कोश है वो मानव के शरीर से बाहर उदर के नीचे स्थित होता है, क्योंकि मानव के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो शुक्राणु के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा है और शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं या सक्रिय नहीं होंगे या शुक्राणु का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वो मानव के शरीर से कहाँ पाया जाता है, बाहर पाया जाता है। जो वर्ण कोश में वर्ण स्थित होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। यहाँ पर संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और आकृति कैसी होती है, अंडाकार होती है। और किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, तो ये मानव के नर के अंदर लैंगिक लक्षणों को विकास करता है या लैंगिक लक्षणों को निर्धारित करता है, और साथ में इसके अंदर जो शुक्राणु का उत्पादन होता है उसको भी नियंत्रित करता है। तो हम टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करता है, टेस्टोस्टेरोन, इस टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है दोस्तों, तो देखिएगा, यह नर में लैंगिक लक्षणों वे शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। मानव के अंदर लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता, मतलब जैसे कि उसको लैंगिक रूप से परिपक्व होगा तो नर के अंदर क्या होगा, उसकी आवाज भारी हो जाएगी, लैंगिक अंगों का विकास हो जाएगा, खांक या जन्नांग जैसे भागों पर बाल आ जाएंगे, ये उसके लक्षण हैं। फिर हमने यहाँ वर्ण कोश की और शुक्राणु की बात कर ली। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता वर्ण से, शुक्राणु उत्पादन हो गए। जैसे वर्ण कोश में शुक्राणु उत्पादन होंगे तो ये शुक्राणु कहाँ जाएंगे, शुक्रवाहिनी में जाएंगे, और इस शुक्रवाहिनी से ये शुक्राणु गति करते करते कहाँ जाएंगे रे, यहाँ तक पहुंचेंगे मूत्र मार्ग तक। तो बीच में कौन सी ग्रंथि आती है, शुक्राशय ग्रंथि आती है। और शुक्राशय ग्रंथि से कौन सा द्रव निकलता है रे, शुक्राशय ग्रंथि से शुक्र द्रव निकलता है, उसका उत्पादन करता है कौन, ये शुक्राशय। और शुक्राशय का इसका शुक्र द्रव का कार्य क्या है, तो शुक्राणु को लंबे समय तक जीवित रखता है, क्या करता है,
लंबे समय तक जीवित रखता है, साथ में शुक्राणु को एकत्रित भी करता है। लंबे समय तक क्या करना है, एकत्रित भी करता है, और शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण, ताकि शुक्राणु आसानी से गति कर सके। शुक्राणु को गति के लिए भी सहायता करता है, शुक्राणु को गति करने में भी क्या करता है, इस मार्ग के अंदर सहायता करता है। जैसे यहाँ से शुक्राणु आगे जाएंगे, कौन सी ग्रंथि आएंगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, एक क्षारीय पदार्थ, किस प्रकृति का पदार्थ होता है, क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है, उसको रिलीज करता है, जो क्या करता है, इस मूत्र वाहिनी होती है, जो कि पहले किस माध्यम की होती है, अम्लीय की, उस अम्लीय को किसमें बदलती है, क्षारीय माध्यम में बदल देती है, क्योंकि मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये माध्यम अम्लीय हो जाता है, वहां पर शुक्राणु नष्ट हो सकते हैं या निष्क्रिय हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस मार्ग को पहले किसमें बदलना पड़ता है, क्षारीय प्रकृति के अंदर। और ये कार्य कौन करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला द्रव जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और आगे बात करते हैं, शीर्षण होता है जो कि मांसल पेशियों का बना होता है। कैसी पेशियों का बना होता है, मांसल पेशियों का बना होता है। और जैसे ये ऊर्ध्व खड़ा होता है तो इसके अंदर रक्त भर जाता है, इसकी पेशियों के अंदर, इसके कोशिकाओं के अंदर, वाहिकाओं के अंदर क्या बढ़ जाता है, रक्त, और ये ऊर्ध्व हो जाता है। और ये जो बीच का मार्ग देख रहा है मूत्रवाहिनी, इसको उभय मार्ग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उभय मार्ग, क्योंकि यहाँ से शुक्राणु का भी परिवहन होता है और मूत्र का भी परिवहन होता है। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा है, मस्त लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तभी सभी को लाभ मिलेगा। और प्लीज दोस्तों हम हमारा काम कर रहे हैं, प्लीज इतना काम आप भी कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।